नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। तो हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और साथ ही देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो आपसे और सबसे ज्यादा आज के दिन चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा भी बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात हम गुड मॉर्निंग इंडिया में दिखाने जा रहे हैं। 4 बड़ी खबरें रहने वाली हैं और 4 बड़ी खबरों में उड़ीसा के पुरी की अगर हम बात करें तो आज से देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। और ये एक भव्य यात्रा है, पुरी जगन्नाथ मंदिर से जो शुरू होती है, उसके बाद गुंडीचा मंदिर जाती है। और उसके बाद मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी खबर आम आदमी से जुड़ी हुई है। यूपी के सीएम योगी ने मुरादाबाद की एक बच्ची का एडमिशन सबसे महंगे स्कूल में करवाया है। बच्ची अब अगले 8 साल तक बिना कोई फीस दिए फ्री में इस स्कूल में पढ़ सकेगी। अपने मनपसंद स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद लड़की ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने बच्ची के एडमिशन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और देखिए तीसरी बड़ी खबर जो है वो एक्सियोम 4 से है जुड़ी हुई। ये मिशन बहुत ही सफलतापूर्वक जो है वो पूरा हुआ। और ऐसे में देखिए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। 28 घंटे के सफर के बाद वे ISS पहुंचे और करीब देखिए 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी एस्ट्रोनॉट ISS के अंदर दाखिल हो गए। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। और इससे पहले देखिए 41 साल पहले की अगर हम बात करें तो राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। बिल्कुल। और चौथी खबर ईरान से जुड़ी हुई है। युद्ध विराम के बाद खामेनेई का पहला बयान सामने आया है। खामेनेई ने इजरायल और अमेरिका पर हमला बोला है। खामेनेई ने कहा कि इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका जंग में कूदा, नहीं तो इजरायल पूरी तरह से समाप्त हो जाता। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान ने इजरायल पर जीत दर्ज की है और अमेरिका को भी करारा जवाब दिया है। तो देखिए ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज जो है हम नजर डालेंगे गीतू। और देखिए चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी को गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है। और देखिए गीतू एक बार फिर से जो है हम यहाँ पर ये 4 बड़ी खबरें जो है अपने दर्शकों, पहली खबर में देखिए जगन्नाथ मंदिर। और मुझे लगता है इस यात्रा में जो है हिस्सा लेने के लिए भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा और साथ ही उनके रथ को खींचने के लिए लोगों में और श्रद्धालुओं में जो है वो एक तरह का एक अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। आप गई हैं कभी जगन्नाथ मंदिर पुरी? नहीं किरण, सौभाग्य तो नहीं मिला, पर उम्मीद है कि भविष्य में जरूर जगन्नाथ धाम की यात्रा करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज ये यात्रा है और बेहद खास दिन आज। जगन्नाथपुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में लोग शामिल होने के लिए लालायित रहते हैं और आज से भगवान की रथ यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। माना जाता है कि इस यात्रा में शामिल होने से भक्तों के भाग्य खुल जाते हैं। और इस रथ यात्रा की सबसे खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और ये यात्रा परिवार और भाईचारे के महत्व को भी दर्शाती है और भक्तों के बीच गहरी आस्था और प्रेम का संदेश फैलाती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि रथ यात्रा में जो इंसान भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में उनके नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से छुटकारा पा लेता है। और ये परंपरा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। और बिल्कुल देखिए हर साल जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ के माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में ये शुरू होती है। और देखिए शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ ये यात्रा का जो है वो समापन हो जाता है, यानी कि संपन्न होता है। और ऐसे में रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से भक्त पुरी पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा में शामिल होने वाला और साथ ही भगवान का रथ खींचने वाला 100 यज्ञ करने के बराबर का पुण्य जो है वो प्राप्त करता है।
इसलिए देखिए शुरुआती दौर में ही मैंने गीतू यहाँ पर कहा कि रथ को खींचने के लिए जो है श्रद्धालुओं में एक होड़ सी मची रहती है कि मुझे भगवान का रथ जो है वो खींचना है, और इसका देखिए पुण्य जो है वो प्राप्त होता है कि 100 यज्ञ के बराबर आपको इसका पुण्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो आज देखिए एक अलग ही तस्वीर जो है वो नजर आने वाली है। अगर हम गुंडीचा की भी बात करें तो कई लोग जो है इस यात्रा के जरिए साथ साथ में जो है गुंडीचा पहुंचेंगे, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा, उसके बाद जब वापसी होगी उसके साथ ही इसका जो है वो समापन भी हो जाएगा। लेकिन आज की तस्वीर बहुत ही खूबसूरत नजर आने वाली और है। किरण, ये कहा जाता है जब गुंडीचा मंदिर ये सभी पहुंचते हैं, यानी रथ यात्रा गुंडीचा धाम पहुंचती है, तो वहां पर जो भगवान जगन्नाथ है वो अपनी मौसी के घर रहते हैं। जगन्नाथ भाई बलभद्र और सुभद्रा बहन के साथ मौसी के घर रहते हैं और वहीं पर कुछ दिनों तक फिर उनकी पूजा पाठ चलती है। तो ये पूरा जो प्रावधान है एक तरह से एक पूरी रीति रिवाज के तहत इसे पूरा किया जाता है। और जिन रथों पर यात्रा निकाली जाती है उनका भी बहुत ही खूबसूरत इतिहास रहा है, क्योंकि इन लकड़ियों को भी चुनना पूरे पारंपरिक तरीके से होता है। पहले इन पेड़ों को चुना जाता है, फिर ये देखा जाता है कि उन पे कोई शंख हो या भगवान विष्णु का कोई चिन्ह हो, और उसके बाद इनसे ये 3 रथों का निर्माण होता है। उसके बाद कहा जाता है कि इसे सोने की कुल्हाड़ी से काट कर बनाया जाता है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा रोचक है और एक तरह से आध्यात्मिक प्रगति की तरफ ये जो तस्वीरें आती हैं, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखिए किरण निकल कर सामने आ रही हैं। ये अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर जगन्नाथ यात्रा की पूरी तैयारी है, और ये देखिए किस तरह से रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ निकल रहे हैं। पूरे नगर का भ्रमण वो करते हैं और उसके बाद गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं जहां पर उनकी मौसी का निवास है और कुछ दिन वो वहीं पर रहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक धार्मिक मान्यता तो है ही यहाँ पर गीतू, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है एक जो अटैचमेंट बॉन्डिंग वो भगवान जगन्नाथ जब अपनी बहन और भाई से, क्योंकि अगर ये कहीं कुछ चीज़ें जो है वो कमियां हैं, तो जब आप भगवान जगन्नाथ की इस पूरी यात्रा को देखेंगे, जब कथा इसके बारे में आप सुनते होंगे तो लगता होगा कि कितना भाई बहनों के साथ उनका प्यार रहा, और ऐसे ही आने वाले दिनों में जो है हमें भी अपने भाई बहनों के साथ प्यार रखना है। तो एक अलग एक मैसेजिंग जो है, एक संदेश जो है वो भी इस रथ यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचती है। और देखिए अहमदाबाद की हम तस्वीर जो है वो यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आज से देखिए ये भव्य जगन्नाथ यात्रा जो है इसकी शुरुआत हो रही है, और अहमदाबाद में तो इसकी शुरुआत हो भी गई है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं, और जो नहीं पहुंच पाए अहमदाबाद, जो पूरी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो घर बैठे दर्शन भी कर सकते हैं। बस आपको इंडिया डेली का टीवी को खोलना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर और किरण, आपको ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये माँ सुभद्रा में दिख रही हैं, जो कि आप इनकी आंखों को देखिए, भगवान जगन्नाथ चेहरे पर आपको इन प्रतिमाओं में एक गजब रौनक दिख रही होगी, और एक तरह से कहिए जो ऑरा होता है भगवान की प्रतिमाओं में से वो निकलकर यहाँ पर दिख रहा है। और क्योंकि बहुत लाइवली जीवंत इस यात्रा को माना जाता है, चाहे ये देश के किसी भी नगर में हो। अगर आप एक तरह से जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे हैं तो हमने देखा है कि ज़्यादातर जो नगर होते हैं, जो प्रदेश होते हैं, वहां पर भी जगन्नाथ के मंदिर होते हैं और वहां पर भी इस यात्रा को धूमधाम से निकाला जाता है और जीवंत लगती हैं ये प्रतिमाएं। और अपने आप में यही बात जो है वो बहुत खास जगन्नाथपुरी की यात्रा को बनाती है। तो देखिए जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, पूरे विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना की जाती है और फिर हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ और भगवान माता सुभद्रा और बलभद्र के साथ किस तरह से पूरे नगर का भ्रमण करते हुए गुंडीचा धाम पहुंचते हैं और वहां पर अपनी मौसी के घर ये लोग रहते हैं। वहीं पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है, उसके बाद इनकी वापसी होती है। और देखिए ये तो अब हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से ये शुरू होगी। तो ये यात्रा की जो शुरुआत है वो श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होने वाली है और इस द्वार को सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही देखिए कि ये यात्रा बड़ा डांडा मार्ग से होते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाती है और गुंडीचा मंदिर में देवता जो है वो 7 दिनों तक रहते हैं। बिल्कुल, और वहीं पर इनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। किरण, जैसे कि हम लगातार ये बात कर भी रहे थे कि गुंडीचा धाम पहुंचते जहाँ इनकी मौसी का घर है, मौसी के घर जिस तरह से बच्चों को प्यार मिलता है और एक तरह से ननिहाल जब बच्चे पहुंचते हैं तो अलग ही उनका स्वागत होता है, उनका जो खान पान है वो बहुत खास हो जाता है। कुछ यही फिर इस दौरान हमें देखने को मिलता है जब 7 दिनों की ये पूरी पूजा पाठ होती है, तो उस समय साफ तौर से ये देखा जाता है कि जो कुछ खास पकवान है वो इन तीनों के लिए बनवाए जाते हैं, यानी जो तीनों
भाई बहन है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए विशेष व्यंजनों से इनका भोग किया जाता है और इसलिए ये जो यात्रा है अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती है। बिल्कुल, और देखिए कि डांडा से होते हुए गुंडीचा यानी कि जो पूरा मार्ग है वो हम अपने दर्शकों को जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से इसकी जो शुरुआत है वो श्री जगन्नाथ मंदिर से, जिसको सिंह द्वार कहते हैं, वहां से इसकी शुरुआत और उसके बाद ये यात्रा डांडा और उसके बाद गुंडीचा मंदिर तक ये जो है जाती है। और इसी के साथ देखिए कि अब अगर हम रथ यात्रा के शुरू होने का जो समय है वो बताएं अपने दर्शकों, तो क्या कुछ समय जो है वो रहने वाला है। तो सुबह तकरीबन देखिए 6 बजे मंगल आरती होगी और 9:30 पर पहाड़ी रस्म होगी और इस रस्म में ही देवताओं को उनके रथ में विराजमान किया जाएगा। और इसके बाद देखिए छेरा प्रहरा की रस्म जो है वो यहाँ पर होनी है, जो दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब होगी। इस रस्म के बाद रथ यात्रा की जो है वो शुरुआत हो जाएगी, यानी कि तकरीबन 7 ऐसी रस्में होती हैं गीतू की उसके बाद ही ये रथ यात्रा जो है इसकी शुरुआत होती है। कुछ जो है पहले रथ यात्रा से जो है रस्में होती है और कुछ रथ यात्रा के बाद की रस्में होती है और कुछ तो जब ननिहाल पहुंचने के बाद है वहां पर कुछ रस्में जो है वो की जाती हैं। बिल्कुल, और इन सभी रस्मों के बाद इस यात्रा को शुरू किया जाता है जो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। चलिए अगली खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं किरण। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक बच्ची का दाखिला मुरादाबाद के सबसे महंगे स्कूल में हुआ है और अब बच्ची को किसी भी तरह की फीस नहीं चुकानी। इसके बाद देश भर से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अन्य अभिभावक भी अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ा सकते हैं। और ये सवाल तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब देश भर में प्राइवेट स्कूल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अमूमन देश के हर जिले में प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। अभिभावक अपने बच्चों को इन महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना देखते हैं, लेकिन महंगी होती स्कूली शिक्षा की वजह से कई अभिभावक अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाते। और वहीं कई ऐसे अभिभावक भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला महंगे प्राइवेट स्कूल में कराया हुआ है, लेकिन महंगी फीस की वजह से उनका बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन महंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा सकता है, और इस सवाल का जवाब कुछ शर्तों के साथ हाँ है। आइए विस्तार से समझते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में EWS बच्चों को फ्री में पढ़ाने वाला RTE नियम क्या है और ये किन पर लागू होता है। और देखिए यहाँ पर कि RTE नियम क्या है, जो सवाल आपने छोड़ा उसका जवाब भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि RTE नियम क्या है और किन पर ये जो है वो लागू होता है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये, जो कि 2009 में है वो आया था। ऐसे में इस अधिनियम में देखिए शर्त है कि निम्न आय वर्ग वाले जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं और देश भर के प्राइवेट स्कूलों में EWS कोटे में ये फ्री जो है वो पढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में देखिए कि गीतू बच्चों के लिए देश भर के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो है कानूनी तौर पर रिजर्व हैं, 25% के करीब है। और EWS कोटे में बच्चे की पहली क्लास से लेकर के 8वीं तक की जो पढ़ाई है जो कि प्राइवेट स्कूल में होती है वो फ्री होती है पूरी तरह से। तो ये है RTE नियम। बिल्कुल, और ये नियम है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी EWS का बाकायदा कोटा है, यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो महंगी फीस लेते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पढ़ाई बच्चों की हम देखते हैं कि किसी भी स्कूल में बेहतर हो सकती है, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए पढ़ने का। लेकिन फिर भी जिस तरह की फैसिलिटीज ये महंगे स्कूल देते हैं, इनके लिए ये पूरी शर्त है कि आपको तकरीबन 25% का कोटा सभी स्कूलों में रखना होगा और उसके बाद उन्हें फिल भी करना होगा। यानी EWS सेक्शन में आप देखेंगे जो एक तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं वो बहुत आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, ना उन्हें किसी तरह का टेस्ट देना है। हाँ, उन्हें सिर्फ इतना बताना है कि आखिर जो उनके माता पिता है वो इतने सक्षम नहीं है, यानी कि जो वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं उसको लेकर अपनी डिटेल्स देनी है और उसके बाद उनका बहुत आसानी से यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। इसलिए कोई दिक्कत और समस्या की बात नहीं है। जो अभिभावक हमसे भी ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ऐसे अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हाँ, और ये है कि लेकिन आपको देखना होगा कब ये फॉर्म से निकलते हैं। 25% का कोटा लेकिन सभी के लिए नियम के तहत हर अच्छे बड़े स्कूल में तय है। और ऐसे में ये क्योंकि सरकारी शर्तें हैं और इनको मानना बहुत ज़रूरी है इस अधिनियम में, जिस तरह से निम्न आय वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाने का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है, इसलिए कोई इसे चैलेंज भी नहीं कर सकता है और आप बहुत आसानी से अगर चाहते हैं तो इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल देखिए ऐसे में जिस बच्ची का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एडमिशन कराया है इस बड़े स्कूल में, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जनता दर्शन जो है हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, जनता से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। ऐसे में जब ये बच्ची उनके पास पहुंची, उसने अपनी समस्या से अवगत कराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें भी देखो किरण सामने आ रही है, बहुत ही मासूम प्यारी सी बच्ची है और देखिए कितने आराम से बिना किसी डर के बहुत ही कैजुअली अपनी बातों को रख रही है और
ये आप सही कह रही हैं। जो जी। जनता दर्शन होता है, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो समस्याएं हैं सीएम योगी उन्हें मौके पे ही सुलझा देते हैं। और इस बच्ची के लिए तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल ये लग रही है सीएम योगी के सामने। और इसकी मासूमियत से शायद लग रहा है कि सीएम योगी चाहते थे कि इस बच्ची को आगे बढ़ने का मौका मिले। और बच्चों के साथ उनका प्रेम अनोखा ही है। हम अक्सर देखते हैं जनता दर्शन में कोई छोटा बच्चा आता है तो किस तरह से बिल्कुल, उसके साथ उन्हें या तो खेलते हैं। चॉकलेट देते हुए या तो गोद में लेकर के प्यार से पुचकारते हुए जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और देखिए, एक मैं ये बात कहूं कि ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अक्सर ऐसा सामने लेकर के आते हैं। लेकिन ये कि जनता दर्शन में आपने इमीडिएट तुरंत प्रभाव से जो है इस बच्ची की समस्या को दूर कर दिया, उसकी मासूमियत को देख के किया, या आने वाले दिनों में जो भविष्य है, क्योंकि ये बच्चे तो देश का भविष्य हैं, और ऐसे में उनके लिए इस तरह के, और कहीं ना कहीं एक संदेश उन प्राइवेट स्कूलों को भी कि अगर कोई बच्चा एडमिशन चाहता है, ठीक है वीकर सेक्शन का है, लेकिन आपको जो 25% सरकार की तरफ से आपको दिया गया है कि आपको इनका एडमिशन करना ही करना है, इन्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो वो आपको करना होगा। उसमें आप जो है किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही नहीं बरत सकते, या ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करने वाला हूं। तो ये एक साफ संदेश जो है वो दे दिया गया है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। और किरण, अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो जाएगी, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं। और इस बात को तो मना कर ही नहीं सकते, 25% का ये कोटा उन्हें पूरा करना होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि इस नियम के तहत कुछ जो बच्चे होते हैं निम्न वर्ग से, उनको फायदा जरूर होता है। जी बिल्कुल। आगे की खबरों में गीतू हम आगे बढ़े, लेकिन इस बीच जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, नोएडा से आ रही है ये बड़ी खबर। सेक्टर 2 में आग का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 2 में देखिए कंपनी में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद और आग बुझाने की कोशिश में जो है फायर ब्रिगेड की टीम है। और देखिए आग की भयावह तस्वीर यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस वजह से ये आग लगी ये तो अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अगर प्राथमिकता प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले आग को बुझा करके अंदर में अगर कोई शख्स मौजूद है तो उसका बचाव करना है, उसे अस्पताल पहुंचाना है। और ऐसे में देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये भयावह आग, और ये सेक्टर 2 की तस्वीर है नोएडा के, जहां पर अचानक से ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन एक थोड़ी अच्छी और राहत वाली कि आसपास का जो बाकी जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर गीतू, वो इससे थोड़े से बचे हुए नजर आ रहे हैं। और अब जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है तो तुरंत प्रभाव से जो है वो आग पर काबू भी पा लिया जाएगा। और मुझे लग रहा है तकरीबन 7 से 8 जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम है, क्योंकि जिस तरह से आग का विकराल रूप है उसे बुझाने के लिए तकरीबन इतनी गाड़ियों की आवश्यकता और पानी की बौछारों की जरूरत तो पड़ेगी। और देखिए धुएं का गुब्बार किस तरह से यहाँ पर उठ रहा है, भयंकर ये जो है आग का तांडव देखने को मिल रहा है। छोटी सी चिंगारी ने पूरे इस फैक्ट्री को जो है अपने चपेट में ले लिया। और ये कंपनी है जिसमें ये भीषण आग लग गई है। कौन सी कंपनी है, आग किस वजह से लगी है, कितने उस वक्त में मौजूद उसके अंदर में लोग थे, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल सब कुछ जांच का विषय। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर, प्रायोरिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आग को बुझाना, अगर कोई अंदर में शख्स है तो उसे बचा करके, उसका रेस्क्यू करके उसे बाहर निकालना, फिर अस्पताल पहुंचाना जो है वो है। और इसी में तमाम जो है कर्मी वहां पर जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, और ये जांचने की भी कोशिश कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। बिल्कुल। और भयावह तस्वीरें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। और अचानक आग लग जाना, कई बार किरण ये भी होता है बहुत ज़्यादा गर्मी के चलते हम देखते हैं कि जो आग है वो लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोड अगर एसी पर पड़ता है या जो दूसरे इलेक्ट्रिसिटी उपकरण होते हैं तो वो भी एक वजह बन जाते हैं इस तरह की आग लगने के कारण। चलिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में अब बात करते हैं आज की सोच की। जी हाँ, आज की सोच की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में ये समझना होगा कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी थोपने जैसा कृत्य करने वाले लोग आज संविधान पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने आज तक देश के लोगों से माफी नहीं मांगी। इनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया तो 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी गई। 250 पत्रकारों को जेल में डाला गया, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया, लेकिन माफी नहीं मांगी। दत्तात्रेय होसबले ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि गलती आपके पूर्वजों ने की है, आप पूर्वजों के नाम से माफी मांगिए। इमरजेंसी के दौरान देश के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। इन दोनों शब्दों को रहना चाहिए और इस पर आज विचार होना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उनकी प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द तब जोड़े गए थे जब इमरजेंसी में न्यायालय पंगु बन गया था। होसबले ने संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्दों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को हटाने की जोरदार वकालत की है।
तो किरण, जिस तरह से दो शब्दों को लेकर अब देखिए सियासत शुरू हो जाएगी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर हम देखेंगे समाजवादी को तो चलिए ठीक है, समाज के हित के तौर पर इस शब्द को इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष को लेकर जिस तरह से बवाल मचता है और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो धर्म के नाम पर इतने उबलते हैं कि आप देखेंगी कि ज़्यादातर जगहों पर कई बार अशांति हो जाती है, आगजनी हो जाती है। और एक तरह से देखिए धर्मनिरपेक्ष के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं दुर्भावना लोगों में ज़्यादा है, जो कि एक तरह से अनसोशल एलिमेंट्स के दायरे में आते हैं। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है, तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। बिल्कुल गीतू, देखिए यहाँ पर दत्तात्रेय होसबोले और उनकी तरफ से जिक्र करना कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसमें ये दो शब्द जो है वो नहीं थे। अब ऐसे में जब से जो है बीजेपी ने आपातकाल 50 वर्ष को लेकर के एक संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसको मनाया है, एक गोष्ठी का कार्यक्रम भी हमने जो है वो देखा है। ऐसे में लगातार राजनीति इसको लेकर के हो रही है, वार पलटवार का दौर चल रहा है, जहां कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि देखिए जब भी बीजेपी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं 11 साल से एक अघोषित इमरजेंसी जो है उसने लगा रखा है, यानी कि आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और उसी पर देखिए ये पलटवार करते हुए यहाँ पर इस तरह की गोष्ठी, एक तरह का आयोजन जो है वो 50 वर्षों को लेकर के हो रहा है। इन सबके बीच में ये भी देखना होगा, क्योंकि देखिए दत्तात्रेय होसबोले ये भी कहते हुए यहाँ पर नजर आए हैं कि जो संविधान की एक कॉपी को अपने पॉकेट में लिए घूमते हैं, तो समझा जा सकता है ये कांग्रेस पर कटाक्ष है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर में सीधे से तंज है। और ऐसे में ये कहते हैं कि आपने तो संविधान को और ज्यादा जो है वो तोड़ दिया, मरोड़ दिया सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, और आज आप उसकी प्रति लेकर के घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला अब यहीं पर रुकने वाला नहीं है, अब इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर और आगे भी चलेगा। कांग्रेस की तरफ से भी दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा उस बात का जो है पलटवार करते हुए जो है वो कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता भी जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में देखिए दो शब्दों का जो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, जिसका जिक्र जो है यहां पर किया गया है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द जो है वो पहले नहीं थे। बिल्कुल, और किरण यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये भी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमने देखा राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ज्यादा होता है। यहाँ पर हर धर्म को यूं तो बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, लेकिन हम देखते हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी राजनीति भुनाने के लिए किसी धर्म का साथ ले लेते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, किसी को भी बोलने का अधिकार है, हर धर्म को यहाँ पर पालन करने का अधिकार है। लेकिन उसके तहत जब राजनीति होती है, उसके तहत जब दूसरे धर्म का पालन करने वालों पर अत्याचार होता है या किसी भी तरह से गलत व्यवहार उनके साथ किया जाता है, तो तब ये शब्द लगते हैं कि क्या वाकई संविधान में होने चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि हिंदू राष्ट्र भारत को हमेशा कहा गया है, और जैसे कि अब दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे हैं कि ये प्रस्तावना में था ही नहीं और बाद में आए हैं, तो वाकई अब इस पर राजनीति जरूर होगी। बिल्कुल, और चलिए हम खबरों में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर गीतू, और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात ईरान की करेंगे, क्योंकि सीज फायर खत्म होने के बाद देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का जो है वो बड़ा बयान भी सामने आ गया है। और मुझे लग रहा है कि खामनेई यहीं रुकने वाले नहीं है, लगातार उनका जो बयान है वो चलता रहेगा, क्योंकि उन्हें जो अमेरिका का प्रोपेगेंडा है या इजराइल का प्रोपेगेंडा है उसको
उसके ऊपर में जो है वो पलटवार करना है। और ऐसे में देखिए खामनेई का ये जो बयान सामने आया है, क्या कुछ कहते दिखे हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इजराइल और अमेरिका पर उन्होंने सीधा हमला बोला है। खामनेई ने देखिए इजराइल के खिलाफ जंग में अपनी जीत का दावा किया। खामनेई ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा, हमने उनके अल उदीद एयर बेस पर देखिए यहां पर हमला किया है और उसे नुकसान पहुंचाया है, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। सीज फायर के बाद देखिए अपने पहले संबोधन में खामनेई ने ईरान को बधाई देते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार ने सीधे तौर पर देखिए यहां पर कि जंग में एंट्री की है और अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए युद्ध में घुसा है लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और बड़ा बयान है खामेनेई की तरफ से, और जिस तरह से एक बार फिर से अमेरिका को उन्होंने धमकी दे दी है, ये भी माना जाएगा कि डरे नहीं है अमेरिका से, चाहे आप कितने न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दे, लेकिन डर ईरान में नहीं है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक ईरान की पहुंच है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। खामनेई ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर दुश्मन आक्रमण करता है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अभी भी जो ईरान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और हालांकि मध्यस्थता हो चुकी है और सीज फायर भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है किरण कि अगर दोबारा मौका मिला, दोबारा से अमेरिका ने छेड़ा तो अमेरिका को बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल अच्छा, ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वॉर जो है बॉर्डर एरियाज पर कम और ट्विटर पे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह से जो ट्रंप है पहले आते हैं सीज फायर का ऐलान कर देते हैं, उसके बाद से लगातार वो ईरान इजराइल के अगेंस्ट में कहते हैं कि मैं तो दोनों से नाराज हूं, फिर ये कहते हैं कि ईरान को ग्रेट बनाना है। इधर ईरान की तरफ से देखिए खामनेई का भी ये जो है एक तरह से धमकी भरी बातें जो हैं वो उन्होंने ट्विटर पर डाली, यानी कि आपका सीधे कनेक्शन नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आप जा रहे हैं। तो अब ये ट्विटर वॉर से ज्यादा और कुछ यहाँ पर लग नहीं रहा है, और बार बार ये ऐसा लग रहा है कि हर कोई ट्विटर बहुत ज्यादा पढ़ता है, देखता है, सोशल मीडिया को देखता है और उसके हिसाब से जो है अपने तमाम नैरेटिव जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे में ईरान को लग रहा है कि जब अमेरिका की तरफ से इतने ट्विटर वॉर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी पलटवार करने की जरूरत है, और इसीलिए ये धमकी जो है वो ईरान की तरफ से उनके सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से जो है वो दे दी गई है कि अमेरिका देखिए लगा कि इजराइल जो है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कूद पड़ा। और किरण ये भी देखिए कि यहाँ पर अपने लोगों के बीच में अपनी एक छवि भी बनानी है, ये भी दिखाना है खामनेई को कि ईरान के लोग किसी से डरते नहीं है, ईरान अमेरिका तक से नहीं डरता है, और ये छवि जो बनानी है इसी से लोग आपकी कदर भी करते हैं। क्योंकि गुस्सा था लोगों के बीच, जो फॉलोअर्स हैं खामनेई के, उन्हें लगता था कि आखिर किस तरह का फैसला है। जिस तरह से यहाँ पर सीज फायर किया गया तो यहाँ पर लगातार एक तरह से विरोध हो चला था, इसलिए खामनेई भी अब ट्विटर के जरिए इन बातों को दिखाते हैं कि देखिए हम अमेरिका से डरते नहीं हैं